recording is started. Okay. Okay, so ladies and gentlemen, what we are starting today, because we finished yesterday the module 3, and we definitely we learned the TCP model is really implemented on all the machines. हमने सिर्फ पढ़ा नहीं, हमने इसको ऑब्जर्व किया बाय यूजिंग दी पैकेट ट्रेसिंग. फिर हमने ये भी कल देखा कि वाकई इनकैप्सुलेशन होती है, और इनकैप्सुलेशन के बाद डीकैप्सुलेशन भी होती है, और इनकैप्सुलेशन के दौरान हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है, और हेडर के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि जो कि सिस्टम इस्तेमाल करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह. अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? नो? चलें, तो देन वी स्टार्ट. क्यों ये ही टॉपिक क्यों? ये आंसर है कि कल हमने ये देख लिया कि 5 डिफरेंट लेयर्स, जिसमें फिजिकल लेयर, जिसमें डेटा लिंक लेयर, जिसमें नेटवर्क लेयर, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन. इस ITN कोर्स का बेसिक मकसद ये है कि आप हर लेयर, एक एक लेयर के ऊपर जाएं, और जो जो प्रोटोकॉल वहां पे मौजूद है, और वो प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल मौजूद है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये एज ए नेटवर्क इंजीनियर, चाहे हम इंडस्ट्री में हैं, चाहे हम एकेडेमिया में हैं, ये या रिसर्च में हैं, ये बातें पता होना मस्ट है. जो रिसर्च के लोग हैं वो भी इन्हीं पे काम कर रहे होते हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं वो भी इस पे काम कर रहे होते हैं, और जो इंडस्ट्री में हैं, प्रोवाइडर्स हैं, वो भी इन्हीं चीजों को देख रहे हो. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर लेयर को, एक एक लेयर को पढ़ते जाएंगे, और जब यहां पहुंचेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम कह देंगे कि हमारा ITN का कोर्स कंप्लीट हो. क्लियर हो गया जी? अब अगर ये बात ठीक है तो हर एक टॉपिक या मॉड्यूल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम उस मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको क्लियर हो कि जी ये पढ़ने के बाद मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि मैं ये चीज सीखूं. तो अगर फिजिकल लेयर है तो फिजिकल लेयर के 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो यहाँ पे नजर आएंगी. एक, इसके अंदर, क्योंकि इसको ऊपर की लेयर से बिट्स मिलते हैं, ऊपर सी लेयर से मुराद है डेटा लिंक लेयर से बिट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, यानी ग्रुप ऑफ बिट्स. मैं ये इसको सही लफ्ज इस्तेमाल कर लूं तो विद ग्रुप ऑफ बिट्स विच वी कॉल एट द डेटा लिंक लेयर एज द फ्रेम. लेकिन जब हम इस लाजमी तौर पे हम फिजिकल लेयर पे इसको हमने डालना है नेटवर्क पे, यानी कि मीडिया पे, हमने इसको मीडिया पे डालना है. तो मीडिया पे डालने के लिए लाजमी, या द इलेक्ट्रिक इंजीनियर स्पेशली, वी आर कंफर्म कि द थिंग विच विल बी मूविंग हियर विल बी दी सम वोल्टेज लेवल्स, and these voltage levels, in the terminology we call it a signal.
इसका मतलब ये हुआ कि फिजिकल लेयर का एक काम तो ये है कि एक काम तो ये है कि सिग्नल को, फ्रेम को सिग्नल में कन्वर्ट कर, यानी ये वोल्टेज लेवल भी हो सकते हैं, ये लाइट इंटेंसिटी के लेवल भी हो सकते हैं। आजकल के दौर में लाइट इंटेंसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं क्यों। लाइट इंटेंसिटी के लेवल्स भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पता ये चला कि जब हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो किस तरह ये ग्रुप ऑफ बिट्स सिग्नल में या सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, पहला काम ये। और इसके लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इनकोडिंग। उसको क्या कहते हैं? एक चीज हमारे लिए जरूरी हो गई कि हम इनकोडिंग को समझें। दूसरा काम, लाजमी तो मीडिया पे जाना है, तो मुख्तलिफ गाइडेड और नॉन गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया अवेलेबल। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये बन जाएगा कि हम, हमारे लिए एज ए इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ये जरूरी है कि हम इन मीडियाज को, गाइडेड को भी और अनगाइडेड को भी समझें। गाइडेड को नईमशाद हम हार्ड वायर भी कहते हैं। हार्डवेयर नहीं कह रहा, वायर कह रहा हूं। और जो अनगाइडेड है इसको सॉफ्ट वायर भी कहते हैं। गाइडेड की एग्जांपल जो है वो आपके कॉपर भी हो सकता है, कॉपर मीडियम, और ग्लास भी हो सकता है जिसको आप फाइबर कह लेते हैं। ये कॉपर भी हो सकता है और ये फाइबर भी हो सकता है। इसी तरह जो अनगाइडेड है उसमें बेहतरीन जो एग्जांपल है वो एयर है। इसके अलावा वाटर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। तो ये हैं हमारे दो मेजर गोल्स, इसको पढ़ना और इसको पढ़ना, ये गोल्स, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए कि नहीं? अगर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गई तो यहां पे भी हम देख लेते हैं कि जी सबसे पहला जो चीज पढ़ो उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। और पर्पस मैंने बता दिया, उसका पर्पस है इनकोडिंग करना, सिग्नल बनाना। इसके अलावा फिर हम कॉपर की केबलिंग, ये देखें दोनों एग्जांपल कॉपर की आ गई, और उसके बाद फिर फाइबर की आ गई, और आखिर में वायरलेस की आ गई। इसका मतलब है कि जो जो चीज मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी है उसी को इसने स्लाइड की फॉर्मेट में बताया। क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं विद द फर्स्ट, विच इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर। Understandably, the purpose of the physical layer is to convert the bits into signals. क्योंकि मीडिया पे जो चीज जाती है वो वोल्टेज होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है। क्या चीज जा रही है? करंट क्यों फ्लो कर रहा है? कि वोल्टेजेस हैं। इसी तरह तो हम यही बात कहते हैं कि बिफोर एनी कम्युनिकेशन कैन अकर, a physical connection to the local network must be established. ठीक है, this connection could be either through wire or through a wireless, यानी guided और unguided। सवाल ये पैदा होता है कि आपके ज़हन में आ रहा है कि भाई इसको अनगाइडेड क्यों कहते हैं? गाइडेड तो बात समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे मेरे कंप्यूटर भी ये आपको नजर आ रहा है कि आपको एक टैबलेट नजर आ रहा है। टैबलेट से जो मैं यहां लिखता हूं तो वहां क्यों दिखाई देता है? इस वायर के जरिए ये कंप्यूटर पे जा रहा है। ये वायर आपको नजर आ रही है ऑनलाइन वालों को, तो ये गाइडेड है। ये जो मैं यहां लिख रहा हूं आपके लैपटॉप पे कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि ये गाइडेड है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये माउस की हम एग्जांपल लें तो ये इसके साथ वायरलेसली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों वायरलेसली है? इसका मतलब अनगाइडेड है क्योंकि इसकी इधर भी सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल उधर भी जा रहा है, लेकिन आप उस सिग्नल को ले नहीं रहे, वो आपकी मर्जी है। इसी तरह जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, तो वो किसी एक की तरफ तो कोई टारगेट नहीं हो रहा, वो बीम नहीं आ रही,
उस पूरे कमरे की तरफ जा रहे हैं, अनगाइडेड है। जिसका होता है वो ले लेता है और जिसका नहीं होता वो छोड़ देता है। और जो हैकर होता है वो सबको ले लेता है। जो हैकर होता है वो सबको ले लेता है। वो नहीं कहता कि रफी का सिग्नल है तो बस रफी ला बकरी दूं। वो कहता नहीं, साइड पे आराम से बैठ के रफी के सिग्नल को पढ़ो, क्योंकि वो अनगाइडेड है। रफी को भी मिलेगा, लेकिन जिस तरह के जकी बैठा हुआ है खतरनाक तरीके से, वो हो सकता है कि किसी का सिग्नल पढ़ रहा हो। इसलिए इसको कहते हैं दिस इज अनगाइडेड। बात समझ आ गई? गाइडेड और अनगाइडेड में कामरान मुअज्जम। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जब आप, जैसे आपको एक हिंट्स देता रहता हूं, ताकि अगर आपके इंटरेस्ट इस साइड में हैं तो यस, दैट कैन बी डन। मिसाल के तौर पर वायरलेस सिक्योरिटी को ब्रीच ऐसे किया जाता है कि आप आराम से साइड पे बैठ जाते हैं और इन दोनों के दरमियान लाजमी तौर पर ये भेज रहा है तो वो सिर्फ उसकी तरफ तो नहीं जा रहा, मेरे तरफ भी आ रहा है। तो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसको क्यों जाने दूं? उधर भी जाए, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन अपनी मेरी तरफ ही तो आ रहा है, मैं उसको टैप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो कहता है कि द कनेक्शन कुड बी वायर्ड और वायरलेस डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप ऑफ द नेटवर्क। तो इसके लिए क्या चाहिए? लाजमी तौर पे हमें एनआईसी, कल भी हमने बताया था एनआईसी कार्ड चाहिए। अगर वायर्ड है तो कल मैंने आपको वायर्ड का एनआईसी दिखाया भी था, दिखाया था नहीं? और वायरलेस का भी उसी तरह होता है, सिर्फ उसमें RJ45 कनेक्टिविटी के बजाय एंटेना लगा होता है। क्या लगा होता है? एंटेना लगा होता है। दैट इज द डिफरेंस ओनली। तो कहते हैं सम डिवाइसेस मे हैव जस्ट वन एनआईसी व्हाइल अदर्स हैव मल्टीपल एनआईसीज। क्या आपको ये बात एब्जॉर्ब होती है कि एक ही डिवाइस में मल्टीपल एनआईसीज भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इवन आप एक ही डिवाइस में दो या दो से जायद मतलब राउटर खरीदने की बजाय दो तीन इथरनेट कार्ड लगाएं, वो एक से दूसरी की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। और ये तो आसान से एग्जांपल है कि इस वक्त मेरे डिवाइस में इथरनेट भी है, मेरे डिवाइस में ब्लूटूथ भी है, मेरे डिवाइस में वाईफाई भी है, तो मल्टीपल इंटरफेसेस, मल्टीपल एनआईसी कार्ड लगे हुए हैं। बात समझ आ गई? तो कहता है कि जी नॉट ऑल फिजिकल कनेक्शंस हैव द सेम परफॉर्मेंस। यस, सब बराबर तो नहीं हो सकते, तमाम लोग एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरह तमाम तमाम टेक्नोलॉजी भी सेम नहीं हो सकती। किसी के कुछ प्रॉस होते हैं, किसी के कॉन्स, कुछ और कॉन्स होते हैं। बात समझ आ गई? मिसाल के तौर पे इथरनेट है, वायर्ड है, लेकिन अगर आपका कार्ड इसको सपोर्ट करता है तो यू कैन हैव अप टू 10 गीगाबिट पर सेकेंड, 10 गीगाबिट पर सेकेंड। लेकिन वाईफाई जो है वो 10 गीग तक नहीं जा सका अभी तक। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी भी आपको इसका दिखाना चाहूं, और क्योंकि मैं इस वक्त उससे कनेक्टेड हूं और मेरी कम्युनिकेशन इस वक्त जारी है किसके साथ? जूम के साथ। देखते हैं मैं कितना ट्रांसमिट और रिसीव कर रहा हूं। ये है जी लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन सी हियर आई एम सेंडिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1.6 megabit per second and I am receiving at approximately 24 kilobit per second approximately. I'm not, I'm in the megas, but I can go even more. That is very, क्योंकि इस वक्त बहुत कम ट्रांसमिशन हो रही है मेरी तरफ से, लेकिन वायर के मुकाबले में दैट इज टू लेस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खराबी क्या है हम सामने आई कि बिट रेट, स्पीड, कैपेसिटी कम है। उसकी स्पीड, कैपेसिटी, क्वालिटी बेहतर है, सही है ना? लेकिन इसका फायदा क्या है? ये मैं घूमता फिरता हूं, कनेक्ट रहता हूं। वायर लेके या फाइबर लेके मैं घूम नहीं सकता था। तो हर एक के अपनी फायदे और नुकसान होते हैं और उसको देख के आप डिसाइड करते हैं। ठीक सेंस? गुड।
तो इसलिए वो कहता है कि तमाम हर फिजिकल कनेक्शन के अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेवल है, अपने प्रॉज एंड कॉन्स। सो हियर वो क्या बता रहा है कि जनाब आपके दो डिवाइसेस हैं, कल वाली हमारी वो कि हर एक लेयर अपना डेटा के साथ अपना हेडर ऐड कर रही है, और जब ये फिजिकल लेयर पे आता है, ये इथरनेट के बाद तो फ्रेम है ना, लेयर टू है। कौन सी लेयर है? लेयर टू। तो लेयर टू पे हम क्या है? फ्रेम। अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि याद रखें कि आपका एप्लीकेशन पे डेटा होता है या मैसेज होता है। ये मैसेज जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर को देते हो तो उसको आप सेगमेंट कहते हो, सेगमेंट्स। वही चीज जब आईपी पे आ जाती है, यानी नेटवर्क लेयर पे आ जाती है, तो आप उसको आईपी डेटाग्राम या आईपी पैकेट कहते हो। वही चीज जब डेटा लिंक लेयर पे आ जाती है तो आप उसको फ्रेम कहते हो, और जब फिजिकल लेयर पे जाना है तो आप उसको सिग्नल में कन्वर्ट करोगे। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस के लोग सिग्नल कहने के बजाय यहां भी इसको बिट कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बिट मूव कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे बिट नहीं, सिग्नल्स मूव कर रहे हैं। क्या? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल लेयर? सबसे पहले तो फिजिक, जैसे हमने पहले कहा कि हर लेयर को कोई स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी देख रही है। हर लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल है उसे कोई ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी देख रही है। तो आपकी जो फिजिकल लेयर है उसको ये ऑर्गेनाइजेशंस देख रही है। मिसाल के तौर पे IEEE वर्ल्ड वाइड है, एनसी अमेरिकन है, ITU वर्ल्ड वाइड है, EIA TIA ISO। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्टली फिजिकल लेयर के बारे में स्टैंडर्ड्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक, ओके। इंपॉर्टेंट स्लाइड ये कि फिजिकल लेयर ये तीन काम करती है। एक इंपॉर्टेंट काम है इनकोडिंग। अभी बताऊंगा कि इनकोडिंग क्या होती है और कौन सी टेक्निक इनकोडिंग में मौजूद है। इनकोडिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स मौजूद है अभी बताता हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ आई डोंट नो व्हाई लोग कम हैं, लेकिन ठीक, फिजिकल में अच्छी हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स, यहाँ पे क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स। और सिग्नलिंग। सिग्नलिंग को दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि फिजिकल लेयर पे क्या चीज चाहिए? फिजिकल कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पे, क्या आपने जो वायर बनाई तो उसमें कॉपर एक फिजिकल कंपोनेंट नहीं था? आपने लास्ट वीक केबल्स बनाई ना, तो क्या उसमें फिजिकल, क्या उसमें कॉपर नहीं थी? क्या उसमें RJ45 कनेक्टर्स नहीं थे? इसके अलावा क्या, फॉर एग्जाम्पल, जेंटलमैन, क्या हम ये नहीं देख रहे? क्या कि ये अगर मेरे हाथ में इस वक्त आपको ऑप्टिकल फाइबर नजर आ रहा है, ये तो फाइबर एक फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। आपको इसके कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, तो क्या ये कनेक्टर्स जो हैं ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरह अगर इसको मैं रख दूं तो ये आपको कौन सी केबल नजर आ रही है?
कोएक्सियल, कौन सी केबल है? कोएक्सियल केबल। फिजिकल वाल ऑनलाइन वालों नजर आ रही है, कनेक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह क्या आपको ये केबल नजर आ रही है जो कि आपने बनाई है खुद? तो कॉपर भी है, कनेक्टर्स भी हैं, फिजिकल कंपोनेंट हो गया। ये तो आप सबने देखा होगा। तो अलग अलग कर दिया। ये क्या है? टी कनेक्टर। ये दूसरा टी कनेक्टर है। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कोएक्सियल केबल में कनेक्शन लेने के लिए। तो मिसाल के तौर पे आपके घर में कोएक्सियल केबल एक आई और आप उसे 2 टीवी लगाना चाहते हैं, तो एक यहाँ पे कर लगा और एक यहाँ लगा और ले जाओ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि आपने देखा कि मल्टीपल फिजिकल कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ दी। इसी तरह कल एनआईसी कार्ड बताया, एनआईसी कार्ड भी क्या है? पार्ट ऑफ द फिजिकल लेयर। ऑल ऑफ देम आर दी। इसका मतलब हुआ कि फिजिकल लेयर पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स कहां पड़ा हुआ है? वो एनआईसी कार्ड। उस एनआईसी कार्ड का काम क्या है कि उसको फ्रेम मिलते हैं और वो सिग्नल देता है। तो एनआईसी कार्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ दी, एनआईसी कार्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ दी same physical component whose job is to take the bits and convert into the frame. So this is, for example, you can see on the screen. So it takes from the upper layer the bits and give at the output signals. मेरी बात जी? ओके नाइस। अब इनकोडिंग क्या है ये तो समझ आ गया कि जी इस पे तो आप मेरे साथ एग्री कर गए, इस पे तो आप मेरे साथ एग्री कर गए कि जी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल कंपोनेंट हैं एट दी ऑन दी फिजिकल लेयर। अब इनकोडिंग किसे कहते हैं? खुद ही आपको समझ आ गई भी कि when you convert your bits into the signals, this is called encoding, and when you reverse this is called decoding. This is called decoding. That is the difference between encoding and decoding. क्योंकि जब सिग्नल जो चीज आएगी, जो इस इंटरफेस पे चीज आएगी, मिसाल के तौर पे ये एनआईसी कार्ड के ऊपर मैं लगा रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने लगा दिया। तो आप लेट करें कि ये नेटवर्क से ये आ रहा है था कुछ भी, यहाँ पे जो चीज आ रही है वो सिग्नल्स हैं। दैट सिग्नल नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द बिट्स एंड दीज बिट्स आर देन गिवन टू द अपर लेयर। सो अगेन दैट सिग्नल नीड टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू द बिट्स। दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। बात समझ आ गई ना? देखिए यही कनेक्टर्स यहाँ पे लगेंगे। तो फाइबर केबल लगाओ, सॉरी वो केबल लगाओ और ले जाओ। मेक सेंस? नाइस। ओके, तो इनकोडिंग का मतलब ये हुआ आपने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स डिफाइन करना है कि मिसाल के तौर पे 1 और 0 का क्या मतलब है? 1 and 0 का मतलब है सम हाई और लो between the two. Now what mean by high? It might be +5, this might be mean -5. लाजमी नहीं कि इक्वल हो, it might be 0, it might be +5, it may be +1, it might be +48 and -48. Anything can be. So whenever your data link layer gives me the 1 and 0s like there, so the job of this interface, this NIC card is that it should convert this into high and low, high, high, low. This phenomenon is called encoding. Okay. Now there are different methods which can do this job for you. For example, NRZ, NRZL, Manchester, differential Manchester, 4B, 5B,
4B, 5B, 8B, 10B वगैरह वगैरह. These are a few names, few standards, but do remember, once the technology chooses a standard, it can't be changed. मिसाल के तौर पे this 4B 5B was used by 10 megabit per second Ethernet. तो ये नहीं क्या आप कहें नहीं, इसका मतलब है कि अगर ये 10 megabit per second का Ethernet कार्ड है तो इसके अंदर 4B 5B इंप्लीमेंटेड है. अगर ये 100 megabit per second का है इसमें 8B 10B है. can't be changed. can't be changed. हर टेक्नोलॉजी कोई एक मेथड पे स्टिक करती है और जब तक जिंदा है फिर उसी पे चलती है. क्योंकि अगर हर वो चेंज करते रहे हर रोज तो आज ये कार्ड काम करेगा कल नहीं करेगा. इसका मतलब हर कोई दौड़ेगा गुलाजी के जी नए कार्ड वाला आलम नहीं. वो क्या कहने में कार्ड नहीं रहा है. ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया इनकोडिंग का काम और डिकोडिंग का काम. कौन करता है? फिजिकल लिंक. नेक्स्ट है सिग्नलिंग. सिग्नलिंग का टर्म दो जगह पे इस्तेमाल होता है. एक हमारे डेटा नेटवर्क्स में जो कि हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सिग्नलिंग का टर्म इस्तेमाल होता है टेलीकॉम नेटवर्क्स. टेलीकॉम नेटवर्क्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, होता ये है टेलीकॉम नेटवर्क्स में, आपने देखा होगा कि यू डायल ए नंबर एंड देन यू वेट. डायल ए नंबर एंड देन यू वेट जब तक कि रफी सोच के फोन उठा न ले. जब वो ग्रीन बटन प्रेस करता है तो उस वक्त एक डेटा यानी वॉइस वट एवर वो आना जाना शुरू करती है. उससे पहले नहीं. उससे पहले क्या होता है? उससे पहले जो आपने नंबर डायल किए हैं वो मुख्तलिफ मशीन पे मुख्तलिफ सिस्टम से गुजरता है और वहां पे रिजर्वेशन करते हैं कि जी यहाँ पे एक बात होने वाली है, हो सकता है कि बात हो. दिस कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल. यानी वो आपका नंबर जो होता है दैट एक्स लाइक, मिसाल के तौर पे अगर आप आम नंबर डायल करेंगे, आप अपने चेयरमैन का नंबर डायल करते हैं उसके ऑफिस का, इट विल बी समथिंग 921 बला बला बला. लेकिन अगर आप उसके पीछे जीरो लगा देते हैं और 051 लिख देते हैं मिसाल के तौर पे, सुदेश, अगर आप 04 उसके पीछे क्या लगा देते हैं 051, कहां जाएगा ये कॉल? कहां जाएगी? इस्लामाबाद, रावलपिंडी. तो जीरो लगने से सिस्टम को पता चला कि ये लोकल कॉल नहीं है, हैदराबाद नहीं जाएगी, सिटी नहीं जाएगी, कैंट नहीं जाएगी. जीरो लगने से पता चला कि बाहर जाएगी. 51 लगने से पता चला कि इस्लामाबाद जाएगी. अगर आप 2 जीरो डायल कर दें, क्या मतलब है? इसका मतलब है ना ये लोकल है, ना ये नेशनल है, ये इंटरनेशनल है. तो दूसरा जीरो ने ये बताया. अगर आप 92 लगा दें आगे, 0092, 0092 इज प्रॉब्ली इंडिया. आई एम नॉट श्योर, लेकिन दिस नंबर है सर्टेन मीनिंग. 91 इंडिया है. चलिए 0092, 91 इंडिया, 92 पाकिस्तान. तो देखिए इन नंबरों का ये बातें नहीं है. दिस इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन. And in the telecom world, we call it signaling. We call it signaling. Okay. So here is the, जैसे मैंने बताया कि इनकोडिंग में you convert your 1 and zeros into signal voltage levels. देखिए वही मैंने जैसे बताया, मैनचेस्टर 4B 5B, 8B 10B, NRZ, NRZL, RZ मुख्तलिफ है, ठीक है. बट सबका मकसद क्या है? somehow convert the bits into the voltage levels.
अब in case of the डेटा नेटवर्क्स, सिग्नलिंग मोस्टली जब हम उस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं, एंड मॉड्यूलेटेड जो चीज आ रही होती है नॉर्मली वी कॉल इट ए सिग्नल, एंड दिस फिनोमिनन ऑफ कन्वर्टिंग योर signal at a low frequency to some frequency at a high frequency is called signaling. क्या मतलब है? आसान सी बात करता हूं, अगर मेरे पास मोबाइल होता जैसे ही आपको नजर आ रहा है, मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 से 20 किलो, 20 हर्ट्ज से 20 किलो। मुझे रफी बता रहे हैं कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज। Am I right? Whether he's right? No? ये लिसनिंग है, ये हेयरिंग है। क्या 120? क्या 120? 120 मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, क्या हर्ट्ज? तो नहीं, 120 इज टू लेस। मोस्टली लोगों की फ्रीक्वेंसी 10K के आसपास तक जाती है, या इससे भी थोड़ा ऊपर जा सकती है। लेकिन आप उसको, लेकिन जब मैं इस मोबाइल में बोलता हूं तो एयर में जो चीज जा रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है? शाबाश। मैं अभी रफी से बात कर रहा हूं, हवा में इलामी तौर पे कोई तार नहीं है, हवा में चीजें जा रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे है? शाबाश। That is in the high mega or gigahertz. Mega and giga, depending upon the technology. मिसाल के तौर पे if it is 3G, it is 2.1 giga. 2.1 giga. अगर ये GSM है, it is 900 megahertz or 1800 megahertz. So it means you are converting your voice, which is in a few kilohertz, to some high megahertz or gigahertz. So that phenomenon is called, that something is called signaling in the data terms. That is shown here. That is something shown here. That is, they call it, that we converted the information into a signal. ये समझ आ रही? Modulation. After modulation, we get the signal. So this process, modulation process, is generating the signal. And you know, ING, and a process. Then is the, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि किसी भी मीडिया की एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पे ये मीडियम आपको नजर आ रहा है, नईम शाह, इस मीडियम की अपनी एक कैपेसिटी है। यहां पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि बैंडविड्थ किसे कहते हैं, कैपेसिटी किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। नॉर्मली इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स इस पे कंफ्यूज्ड है, बट लेकिन वी शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी, इसकी बैंडविड्थ कुछ और है, इसकी बैंडविड्थ कुछ और है, क्योंकि ये फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोएक्सियल केबल है, इसकी अपनी की एक बैंडविड्थ है। लेकिन सबसे पहले पता तो लगे कि बैंडविड्थ कहते किसे, फिर हमें आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ये स्लाइड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग स्पेशली दुनिया में कम है, इनके मुकाबले में जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो जो ज्यादा होते हैं उन्हीं की टर्मिनोलॉजी मोस्टली चलती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, लेकिन कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि गलत वही हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बैंडविड्थ का जो टर्म है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दी हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और
अगर मैं एक एब्सोल्यूट बैंडविड्थ की एग्जांपल दूं तो जैसे मेरी वॉइस है, अगर मैं आपको कहूं कि मेरी वॉइस को कैप्चर करो और इसको एनालाइज करो, मेरी वॉइस को कैप्चर करो और फिर इसको एनालाइज करो। क्या एनालाइज करो? कि इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी वॉइस में, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मुझे मालूम करके दे दो। तो सबके सब माशाल्लाह इलेक्ट्रिक इंजीनियर बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर वाला से नहीं पूछता, क्योंकि अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो मसला मेरे लिए बनेगा, क्योंकि इनको पिछले सेमेस्टर में मैंने ही ये पढ़ाया और फिर भी ये ना जवाब दें तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो हम अपना गुस्सा जो है इलेक्ट्रिकल वालों पे निकालेंगे कि जी इलेक्ट्रिकल वालों बताओ कि कौन सा तरीका मैं अपनाऊं कि मैं अपनी वॉइस दूं, आप कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे और मुझे बताओगे कि इसमें ये कम से कम फ्रीक्वेंसी ये है और मैक्सिमम ये है, यानी मिन और मैक्स, इन अदर वर्ड्स। जी इलेक्ट्रिक इंजीनियर क्या करेंगे? सिग्नलिंग। जी जकी इलेक्ट्रिक इंजीनियर। मेथड, एल्गोरिथम, आमतौर तौर पर टूल पे कोई ना कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, कोई मेथड इस्तेमाल होता है, कोई प्रोसेस इस्तेमाल होता है। क्या कर सकते हैं? जजमेंट करेंगे ग्राफ से। मैं आपकी बात से एग्री कर जाऊं, लेकिन जब मिलियंस ऑफ साइकिल्स होंगी एक सेकंड में, ग्राफ को देख के कुछ भी पता, मिसाल के तौर पे आपके सवाल का जवाब देते हैं, अगर मैं आपको ये आपकी बात मान लूं, जो कि मैं नहीं मानूंगा लेकिन मान लूं, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मुझे बताओ कि यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी है, नहीं बता सकते। और यहाँ पे मजे की बात है कि एक फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है वॉइस में, यहां तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होंगी। अगर ये एक फ्रीक्वेंसी यहां से निकल रही होती तो ये टोन होती, ये वॉइस ना होती। ऐसा ही है ना? तो लाजमी तौर पे यू नीड सम टूल, और उस टूल की मदद से इट कैन टेल यू एग्जैक्टली कि इसमें मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। देयर इज समथिंग इन द चैट। लगता है कि चैट वालों ने जवाब देना शुरू कर दिया। सर मैथमेटिकली या डिवाइस एंड लाइव आर वेरी नाइस जी। सो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो साथ में ऐड कर दूं कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म उससे भी ज्यादा इफेक्टिव मेथड है टू फाइंड दी, टू प्ले विद दी फ्रीक्वेंसीज। सो इट टेल्स यू एग्जैक्टली कि कौन सी मिनिमम और कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मौजूद है, एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज कॉल्ड बैंडविड्थ, एंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू इज कॉल्ड बैंड। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी वॉइस को लूं और ये वॉइस मैं फोरियर के हवाले कर दूं और वो मुझे बता दे कि जी इसमें कम से कम 100 हर्ट्ज है और ज्यादा से ज्यादा लेट करें कि 10K, 10,000 है, आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू, 10,000 माइनस 100, एंड दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ माय वॉइस सिग्नल। अब आप क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन करें? क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? यही बताना चाह रही थी या कुछ और? जी कैपेसिटी बताओ, कैपेसिटी बताओ। पहले बैंडविड्थ क्लियर कर दूं, कर दिया, उम्मीद करता हूं कि कर दिया, और फिर कैपेसिटी भी बताता हूं, स्पीड भी बताता हूं, सारी चीजें बताऊंगा, तब जाऊंगा आगे। अच्छा जी, तो ये तो हमें क्लियर। अब ये हो गया बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ में भी एक और चीज होती है जिसको कहा मिनिमम, चले ये हो गया, मैक्सिमम लेट करें ये हो गया, ठीक है।
लेकिन इस जगह पे एनर्जी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये एनर्जी का ग्राफ है, तो इस पार्ट में अगर ये ग्राफ को मैं देखूं तो एनर्जी इज मिनिमम, यहां पे एनर्जी इज मिनिमम। दिस पार्ट में प्रॉब्ली इस पार्ट में मैक्सिमम एनर्जी इज हियर। So I only take this part where the energy is lying and ignoring that part where there is no energy. Okay, why I should be wasting? This is called absolute bandwidth. Sorry, effective bandwidth. Effective bandwidth. So when you design for effective bandwidth. You design the equipment for carrying the, like here, for example, your transmitter receivers for effective bandwidth. कि वो उसके लिए क्यों मैं इस्तेमाल करूं, उसके लिए क्यों इस्तेमाल करूं जो एनर्जी है ही नहीं, उसको क्यों ले जाऊं, छोड़ क्यों ना दूं, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। ये तो हो गया बैंडविड्थ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, ओके। अब बेसिकली हो जहां पे कंफ्यूजन है, जहां पे हमें धोखा दिया जाता है, वो ये है कि बेसिकली ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज कैरिंग द बिट्स। बिट्स नहीं है, कैरिंग द बिट्स। जैसे बस में आप बैठते हो, गाड़ी में आप बैठते हो, तो गाड़ी इज ओनली टेक, असल चीज है गाड़ी जो आपको ले जा रही है। तो मिसाल के तौर पे अगर ये एक साइकिल है, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल है, और अगर ये एक साइकिल एक बिट ले जाती है, अगर ये साइकिल एक बिट ले जाती है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि बैंडविड्थ जो है दैट इज मेजर्ड इन दी हर्ट्ज। क्या नहीं क्लियर? क्लियर है ना? ओके। तो अगर ये क्लियर है, अगर ये एक लेट करें कि अगर 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, ये सिग्नल 1 किलो हर्ट्ज का है, तो कितने बिट्स ले जाएगा ये? ये 1000 साइकिल्स हैं, हर साइकिल एक बिट ले जा रही है, तो कितने बिट जाएंगे एक सेकंड में? शाबाश, 1 के ही जाएंगे, 1 किलो बिट हो जाएगा पर सेकंड, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी और स्पीड। अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं, अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं और आप 1 बिट की बजाय यहां पे 2 बिट ले जा सकते हैं, तो यहां पे 2K हो जाएगा। अगर आप 8 ले जा सकते हैं तो ये 8K हो जाएगा। हर्ट्स आपके वही हैं, कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, और ये इंजीनियर करता है। मिसाल के तौर पे आपका प्योर जीएसएम नेटवर्क जो है, ये 9.6 किलोबिट पर सेकंड लेकर जाता है। इसी के ऊपर जीपीआरएस चलाया गया, जीपीआरएस चलाया गया उसी बैंडविड्थ में, बैंडविड्थ तब्दील नहीं की, और हासिल कर लिया 115 किलोबिट पर सेकंड। फर्क तो नहीं है ना? फर्क तो नहीं है। 9.6 115 बहुत फर्क है। और इसी के ऊपर आप जैसे जेनो ने एज इस्तेमाल किया। एज का नाम सुना हुआ है? जीपीआरएस का नाम सुना हुआ है? तो कभी अगर आप डेटा नेटवर्क पे जाओ तो वहां ई लिखा हुआ नजर आता है, ई। इसका मतलब उस वक्त जो टेक्नोलॉजी आपको पीछे काम कर रही है वो एज है। कौन सी है? ये 384 किलोबिट पर सेकंड पे लेके जाता है, 384 किलोबिट पर सेकंड। तो क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है, बैंडविड्थ तो सेम है। by putting more bits into these cycles, you are achieving more and more capacity, and thus the speed. So that is the difference between the speed and the bandwidth. ठीक है ना सर? कैसे सर? समझ आ गई? समझिए, ठीक है, ओके। अब यहां पे यही वो कह रहा है कि अगर आप ये, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ, ये कह रहा है यूनिट ऑफ बैंडविड्थ। वी अंडरस्टैंड दैट यूनिट ऑफ बैंडविड्थ इज हर्ट्ज,
This is basically the unit of capacity or speed. This is the unit of bit per second is the unit of speed, capacity, not the bandwidth. And लाजमी तौर पे एक सेकंड में बहुत से बिट जा रहे होते हैं. दैट द रीजन यू नीड बिगर यूनिट्स लाइक किलोबिट पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड, टेराबिट पर सेकेंड. Kilo is 10,000, 10 to the power 3. Giga is 10 to the power 6. Mega. Giga is 10 to the power 9. Tera is 10 to the power 12. 1,000 billion bits per second. Tera. बात समझ आ गई है? कोई जिसको समझ ना आ रही मेरी बात आ रही? क्लियर? ओके. देन इज दी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेटेंसी, थ्रूपुट, गुड पुट. स्पेशली ये टर्म्स आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस में, जब भी आप किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वी यूज दीज टर्म्स. हारून, द फर्स्ट वन इज द लेटेंसी, जो कि आसान लफ्जों में मैं कहूं तो इट इज कॉल्ड द डिले. क्या है? डिले. मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, लग तो ये रहा है कि सबको मेरी आवाज एक वक्त में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं. रफी को आवाज पहले आ रही है, अब्दुल्ला को शायद सबसे आखिर में आ रही है, लेकिन फील नहीं हो रहा. क्योंकि लाजमी तौर पे आपको पता है, मैट्रिक से और क्लास 7-8 से आप पढ़ रहे हैं S = VT. तो अगर आप टाइम को देखें तो इट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो क्या साउंड की वेलोसिटी नहीं है? 332 मीटर पर सेकेंड. तो क्या मेरे और अब्दुल्ला के दरमियान में डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है. तो अगर इस डिस्टेंस को मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट सम टाइम. तो विच मींस फ्रॉम हियर, फ्रॉम मी अप टू अब्दुल्ला, इट इज टेकिंग सम टाइम. दैट इज द डिले. ये तो मैंने आपको यहां की एग्जांपल दी. अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं नेटवर्क की. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी अब्दुल्ला, फरजीन, लाइबा, रोहील एंड उमामा. लेट करें उम्मीद शायद कि उमामा जो है वो दूर एबटाबाद, अगर ये एबटाबाद में है, चलें जूम कर लेते हैं, एबटाबाद में है. अब क्या हो रहा है, मेरे सिस्टम से ये मेरा सिस्टम हो गया और वो एबटाबाद में बैठी हुई. ये नहीं कह रही कि जी गर्मी, इतनी गर्मी में पेशावर वाले बैठे हुए, मैं क्यों गर्मी में एबटाबाद जाऊं और ठंडे मौसम में बैठूं. लेकिन यू नो देयर इज अ डिस्टेंस हियर बिटवीन पेशावर एंड इस्लामाबाद, एबटाबाद. तो लाजमी तौर पे मैं यहां से तो भेज रहा हूं, कुछ सेकंड्स के बाद वहां पे ये चीज पहुंच रही है. दिस इज कॉल्ड डिले और लेटेंसी. जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? बात समझ आ रही? ओके. नो, इट इज नॉट टाइम शिफ्ट. टाइम शिफ्ट तो होता है कि आप सिग्नल को या तो डिले कर रहे होते हैं या फॉरवर्ड कर रहे होते हैं. यहां पे आपका सिग्नल लाजमी तौर पे ट्रेवल कर रहा है. तो ट्रेवल करने के बाद जब पहुंचेगा तो टी में स्टार्ट हुआ तो लाजमी तौर पे T+some टाइम के बाद पहुंचेगा, डिपेंडिंग अपॉन यू माई कॉल इट. लेकिन वो एक हम आप सिग्नल प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ से बात कर रहे हो. यहाँ पे हम सिग्नल को, वहां पे जो सिग्नल पहुंचा है उसका इनिशियल सिग्नल उसके पास नहीं है, इसलिए मैं उसको टाइम शिफ्ट नहीं कह रहा. क्लियर? अब अगर मैं इस लेटेंसी को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इस लेटेंसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, तो जेंटलमैन, जब आप मेरे डिवाइस से ये मेरा डिवाइस और ये एबटाबाद में उमामा का डिवाइस, यहां से यहां तक चीज पहुंच रही है, इसमें एक डिले नहीं है, इसमें मल्टीपल डिलेज है जिनको जमा होके टोटल लेटेंसी निकलती है. क्या है? सबसे पहला डिले ट्रांसमिट डिले है. यानी कि जैसे आपको फील अगेन नहीं होता, लेकिन मेरे होंठों से जो लफ्ज निकल रहा है और इस एयर पे पड़ रहा है, इट टेक सम टाइम.
इसी तरह जब यहां से मिसाल के तौर पे इस जगह इस कार्ड से कोई बिट निकलता है या सिग्नल निकलता है और इस केबल पे डलता है तो टाइम नहीं लेता होगा, लेता है, दैट इज द ट्रांसमिट डिले। फिर नंबर 2, प्रोसेसिंग डिले। नंबर 3, क्यूइंग डिले। एंड फोर्थ, प्रोपेगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले। ये 4 चीजें मिलती हैं तो तब टोटल डिले बनता है। ट्रांसमिट जो मैंने बताया कि आपका डिवाइस आपके मीडियम के ऊपर जब बिट डालता है तो इट टेक सम टाइम, मे आई कॉल इट द ट्रांसमिट डिले, may I call it the transmit delay. And this transmit delay depends upon the capacity of this channel, and the length of this data. अगर आप 1 बिट डालते हैं तो कम टाइम लगेगा, अगर 1000 बिट डालते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, अंडरस्टैंडेबल है। जैसे अगर आप 1 कुर्सी बाहर दरवाजे से निकालें तो कम टाइम लगेगा, और अगर आप 100 कुर्सी निकालें तो ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर वो जगह खुली है तो आप आसानी से गिरा देंगे बाहर, वो जगह छोटी है तो आप नहीं डाल सकेंगे आसानी से। इसलिए ये ट्रांसमिट डिले बराबर होता है लेंथ डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी, लेंथ डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी। ठीक है सकी, इनका मोबाइल लगे हुए इस पे लगे हो सिक्योरिटी WPA, किस पे? WPA पे, WPA 2 पे, WPA 3 पे? ये नहीं पता। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसमिट डिले तो आपको क्लियर हो गया कि ये चीज है, लेंथ ऑफ द बिट्स, साइज ऑफ द पैकेट, इन अदर वर्ड्स डिवाइडेड बाय द कैपेसिटी ऑफ द चैनल। ठीक है, देन इससे पहले ये मैंने एक्सप्लेन कर लिया, इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डॉट करता जाऊंगा। इसके बाद है अबाउट दी प्रोसेस प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले इज यही जो मैंने अभी बताया था, T इज इक्वल टू S बाय D, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल, सेकेंड्स। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं क्यूइंग डिले क्या चीज है। ये दोनों 1 और 4 डिटर्मिनिस्टिक है, ये दोनों डिटर्मिनिस्टिक है, पता होता है पहले से। मिसाल के तौर पे पता है हर रोज सूरज से जमीन तक जब लाइट आती है पता है कि ये कितना मिनट और कितने सेकंड लेता है, क्योंकि लाइट की स्पीड भी पता है और लाइट का सूरज से यहां तक डिस्टेंस भी पता है, डिटर्मिनिस्टिक। लेकिन क्यूइंग डिले जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिस्टिक है। नहीं पता कि अगर मैं आपको एक लेट करें एक बिल दूं कि जाके बैंक में जाके जमा करा दो, वहां तक पहुंचना इज डिटर्मिनिस्टिक, लेकिन वहां कितना टाइम लगेगा अल्लाह को पता है, प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एक सर्वर है तो ज्यादा टाइम, कम टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा। 4 सर्वर हैं यानी कि लेने वाले 4 हैं, जिसको हम यहाँ की जुबान में सर्वर कहते हैं। क्यू का लेंथ कितना है, तो दैट डिपेंड्स। तो ये कंप्लीट फील्ड है। एंड हियर कम्स योर LRD, हियर कम्स योर, कल जो आप लोग पूछ रहे थे, यहां पे बात करनी पड़ेगी, लेकिन यहां के लिए नहीं, वहां पे फिर इसको देखना पड़ेगा। तो क्यूइंग डिले इज डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया,
उसके बाद है प्रोसेसिंग डिले, ये भी डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आपको पता है कि आपके प्रोसेसर की स्पीड क्या है, आपको पता है कि 1 सेकंड में कितने बिट्स लेता है, इसकी हर्ट्स क्या है, मिसाल के 3.2 गीगा हर्ट्स, आपको पता है कि इसमें 3.2 गीगा साइकिल्स हैं, हर साइकिल में कितने बिट्स को क्रंच करता है, प्रोसेसिंग टाइम इज नोन, प्रोसेसिंग डिले इज नोन। So when you add all of these four, 1 plus 2 plus 3 plus 4, it gives you the total delay, which is called latency. Or it is also, this type of latency is also called the इसमें आता हूं, it is a delay, latency. लेकिन अगर यहां से मैंने कुछ भेजा और जवाब में लटकने अफ्ताबाद से वापस आया जवाब, यानी मैंने कुछ भेजा और अफ्ताबाद से जवाब वापस आ गया उमामा से, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम, विच इज 2 टाइम. ओके, इनिशियली इट वाज कॉल्ड एंड टू एंड डिले, एंड टू एंड डिले. नाउ एक गया एंड टू एंड डिले, एक आया एंड टू एंड डिले. This 2 time end to end delay is called round trip time. 2 time end to end delay is called round trip time. तो आप समझ आ गए कि डिले लेटेंसी किसे कहते हैं, एंड टू एंड डिले किसे कहते हैं, राउंड ट्रिप टाइम किसे कहते हैं. उम्मीद करता हूं कि यस. यस सर, नो है जो नो वाला. जी जेंटलमैन, समझ आ रही है. हारून, समझ आ रही है. ओके नाइस, लेट्स गो फर्दर. अब मैं आता हूं थ्रूपुट पे. अब मैं आता हूं थ्रूपुट. शायद मैंने पहले भी दिखाने की कोशिश की. मैं आर्ट कंट्रोल डेल करके टास्क मैनेजर पे जाता हूं और टास्क मैनेजर को मैं परफॉर्मेंस में आके आपको दिखाता हूं. यहां पे क्या लिखा हुआ है, थ्रूपुट. इस वक्त तकरीबन मैं 1.7 मिलियन बिट्स 1 सेकंड में इस पे डाल रहा हूं और इतने में उसे उठा रहा हूं. दिस इज कॉल्ड दी थ्रूपुट. क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा. फरजीन, इज इट क्लियर? In the chat we have, can you please explain queuing delay? Yes, why not, but you should ask. बिल्कुल बिल्कुल. Can you please explain the queuing delay? I explained. I stop this. I make my screen clear. Okay. The question has been asked, queuing delay. पहले सिंपल टर्म में बात करता हूं. है ये इतना सिंपल नहीं, लेकिन हम इसको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करते हैं, और डिटेल चाहिए हो तो फिर डिटेल में बात कर सकते. देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि अगर मैंने आपसे कहा कि जी एक बिल है, सुबह आप मेरे पास आई और मैंने एक बिल आपके हाथ में दे दिया कि बच्चे जाओ इधर HBL में खड़े होके, या आपकी फीस का वो है वो जाके जमा कराओ ना. आपने आके यहाँ देखा तो कोई भी नहीं था और आपने जल्दी से उसको जमा कराया और आप लेट करें कि 10 मिनट के बाद आप वापस यूटी आ गई, क्योंकि आपको क्यू में खड़े होने का जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन आप 2 घंटे के बाद गए तो फिर पता चला कि यहाँ पे 1000 लोग खड़े हैं और आप 1001 पे आपका नंबर है, 1001 पे आपका नंबर है उमामा. तो क्या होगा, अब आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नाउ, दैट द रीजन आई एम सेइंग इट इज प्रोबेबिलिस्टिक. क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ पे एक ही सर्वर है, यानी एक ही कैशियर है,
तो यू विल टेक मोर टाइम। अगर यहाँ पे 10 कैशियर बैठे हुए हैं तो टाइम विल बी समथिंग डिफरेंट। मोर ओवर, इन लोगों की कैपेबिलिटी पे मे भी एक एक पे 10-10 मिनट लगाते हैं, एक बंद और या 5 मिनट में फारग कर देते हैं, वट एवर। इसमें भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने लोग, जैसे मैंने कहा कितने लोग आपसे आगे हैं, तो मुख्तलिफ चीजों का मजमुआ बनता है और उससे एक डिले आता है कि आप कितनी देर के बाद बैंक से फारग हुए। दैट टाइम, दैट डिले इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। जी उमामा, डज इट मेक सेंस? एंड द क्वेश्चन इज यस। although ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां पे फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं। आप कहते हैं कि जो अराइवल रेट है वो प्रॉब्ली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पर्सन जो यहाँ आ रहे हैं वो परितो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इनका बिहेवियर जो है, नंबर ऑफ सर्वर जो है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट बिकम ए कम्प्लेक्स समथिंग एंड इज कार्ड, जो इनका रिजल्ट होता है दैट इज कार्ड द क्विंटल। अब बात समझ आ गई? कैन आई प्रोसीड? Okay, there is something in the chat, and then is there something in chat for me? So let me see. Got it. Good. So अब आते हैं थ्रूपुट पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां तक आप मेरे साथ लास्ट लेक्चर में एग्री कर गए कि कुछ पार्ट आपका मैसेज है और कुछ पार्ट आपका मुख्तलिफ मुख्तलिफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन है। ये जी मुख्तलिफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन मैंने लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही है ना? ये तो आपके जो डिवाइस है, आपका जो डिवाइस है, मिसाल तो रिसीविंग है, जैसे अभी मैं रिसीविंग कर रहा हूं, आपको मैंने दिखाया और दोबारा भी दिखाऊंगा। तो उमामा आपने देखा कि यहां पे मैसेज भी आ रहा है, यानी ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और लाजमी तौर पे ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो द सम ऑफ दीज टू, यानी दोनों की जितनी बिट्स आपने पर यूनिट टाइम रिसीव की, दिस इज कॉल्ड योर थ्रूपुट। दिस इज कॉल्ड योर थ्रूपुट। जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि अगर ये मेरा आउट कंट्रोल डेल है और मैंने कहा कि आप मुझे, मैंने ये कहा कि मुझे यहां पे अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं तो मुझे थ्रूपुट नजर आ रहा है। दिस इज शोइंग मी द थ्रूपुट, हाउ मेनी बिट्स पर यूनिट टाइम आई एम सेंडिंग एंड हाउ मच आई एम रिसीविंग। तो हाउ मच आई एम रिसीविंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट, which includes both your message plus the control bits. Does it make sense? Yeah. This is called throughput. अब हम आते हैं गुड पुट की तरफ। अब हम आते हैं गुड पुट की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, चाहे कुछ भी है, मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट जो है, मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो इस मैसेज के अंदर। इसमें यूजर का इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं। ये जो मैंने दूसरा सर्कल लगाया, इसमें यूजर का इंटरेस्ट जीरो है। यूजर इज ओनली इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, नंबर वन, राइट? So how many message bits per unit time, how many message bits per unit time I am receiving, this is called good. इसका मतलब ये हुआ कि आपका थ्रूपुट जो है, थ्रूपुट दैट इज गुड पुट प्लस दी ओवरहेड। कंट्रोल इंफॉर्मेशन का हम ओवरहेड भी कहते हैं। Your throughput is good put plus overhead. Clear everyone?
क्या मैं तीनों टर्म्स समझाने में कामयाब रहा? व्हाट इज लेटेंसी, व्हाट इज थ्रूपुट, व्हाट इज गुड? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? Amran, is it fine? मुअज्जम क्लियर है? एक मुजम्मिल है और एक मुअज्जम है ना? आप मुअज्जम और आप मुजम्मिल, ठीक है। मुजम्मिल क्लियर है? कंट्रोल बिट क्या जी? बिल्कुल जी, ठीक आपने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये पूछा कि कंट्रोल बिट क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल बिट ओवरहेड है ना। हमने अभी मैंने बताया कि आप मैसेज जब आप आपके एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज बनाया, हर लेयर में जब नीचे की लेयर के पास आया उसने साथ अपना हेडर, अगली ने अपना हेडर, अगली ने अगला अपना हेडर, इसलिए मैंने मुख्तलिफ हेडर्स ये मुख्तलिफ कलर से शो किए। दिस इज ओवरहेड, दिस इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ओके, देन वी कम टू दी, ये पार्ट हमारा बैंडविड्थ को, कैपेसिटी को, कुछ परफॉर्मेंस मीट्रिक्स, इसको परफॉर्मेंस मीट्रिक्स भी कहते हैं। परफॉर्मेंस मीट्रिक्स, फिजिकल लेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, फिजिकल लेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब हम आते हैं केबलिंग की। जैसे मैंने पहले बताया कि केबल में दो हिस्से हैं, या तो ये गाइडेड है, या तो अगर हम मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें तो मीडिया साहब जो हैं वो या तो गाइडेड है और या वो अनगाइडेड। अनगाइडेड, अगर वो गाइडेड है तो या तो वो कॉपर है या वो फाइबर है, और अगर वो अनगाइडेड है तो या तो वो एयर है, या तो वो वाटर है, या वो वैक्यूम है। ठीक है? अगर वो कॉपर है तो या तो वो ट्विस्टेड पेयर है या वो कोएक्सियल केबल है, और अगर वो टीपी है, ट्विस्टेड पेयर है, तो या वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, अनशील्डेड यूटीपी है, या वो एसटीपी है। अगर वो कोएक्सियल है तो या तो वो थिन नेट है या वो थिक नेट है। ठीक है? इसी तरह अगर ये फाइबर है तो या तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक फाइबर है, या ये ग्लास फाइबर है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये प्लास्टिक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर है वो प्लास्टिक है। और जो मैं आपको बार बार केबल दिखाता रहता हूं, फिर भी दिखा दूंगा, उसमें ग्लास। ठीक है जी? क्लियर है? ओके, देन इज दी, ये फाइबर स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। इसी तरह ये फाइबर सिंगल मोड भी हो सकता है और मल्टी मोड भी हो सकता है। क्लियर? तो हमने इस डायग्राम को अगर पिक्चर ले लें और अपने ग्रुप पे भी डाल दें, इस चीज को मुझे कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है। इसमें इस पार्ट में तो सिर्फ कॉपर है, यानी ये वाला पार्ट एक्सप्लेन होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगला जो टॉपिक होगा डेट अबाउट फाइबर, तो हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जब वायरलेस की बात आएगी, यानी कि वायरलेस की बात आएगी, तो ये सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ है
although ये दो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि तकरीबन 6-7 मिनट में मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा और मैं ऑनलाइन वालों के साथ भी कुछ छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ और यहीं से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज आपसे थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। मैंने आपके सामने अपना कैलेंडर कैलेंडर ओपन कर लिया। अब जैसे कि मुझे और आपको भी पता है कि 19 से 23 तक आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स, जहां गलती अगर मैं कर रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते। इसका मतलब है कि अगले वीक में अगर मैं आपको 14, 15, 16 को बुलाऊं तो प्रॉब्ली आप नहीं आएंगे क्योंकि आप प्रिपरेशन में अपने बिजी होंगे। कोई कोई प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन करेगा, कोई जो भी कर रहा है। तो आप लोगों ने यहां नहीं आना और यहां भी नहीं आना। इस दिन पेपर हो रहे होंगे, कैसे कोई किसी का पेपर सुबह 9 बजे होगा तो किसी का 11 बजे होगा, किसी का 2 बजे होगा, नॉट श्योर। लेकिन नहीं आना, बस सिंपल इज दिस। ओके, अगर नहीं आना और डीसीएसई का तो मुझे पता है कि हमने इस वीक में कोई ना लैब रखी है, लैब एग्जाम नहीं रखा हमने। सुबह सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर से को था डिस्कस करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पे रखना इसलिए खतरनाक है कि प्रॉब्ली 29 को ईद होगी, लोग कम से कम 28 को तो घर जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या एक तरीका तो ये था कि हम हफ्ता इतवार और पीर मंगल इस्तेमाल करते हैं, या हम सिर्फ 26-27 को खत्म करते हैं, जो नामुमकिन था। तो दैट द रीजन वी डिसाइडेड कि हम अगले वीक में ही आपका एग्जाम लेंगे, लैब एग्जाम्स। उसमें भी हमने आपको मंडे का फ्री दिया कि अगर आप ईद पे चले जाएं घर तो लाजमी तौर पे अगर ईद 29 की है तो 29, 31, 2 को आना मुश्किल होगा, 3 का भी दे दो, 4, 5, 6, 7 को हम लैब कर लेंगे, लैब एग्जाम्स। ठीक है। आपका इलेक्ट्रिकल क्या सिचुएशन, इलेक्ट्रिकल की क्या सिचुएशन, कोई पता नहीं। अच्छा, क्या हम ये कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो ये तो तकरीबन महीने की छुट्टियां हैं, विच इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है ना जी। एक तरीका जो कि ऑनलाइन वाले भी मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं कि हम ये कम से कम कल की क्लास को ऑनलाइन ले लेंगे, बल्कि 10-11 की क्लासेस हम, जो कि हम फारग हैं 10-11 को, हम ऑनलाइन क्लासेस ले लें। तो कम से कम एक अदर वर्ड, अगर 2 दिन हम पढ़ लेते हैं तो एक वीक की कंपनसेशन हो जाएगी। ठीक है। और फिर हम क्या करें कि अगर यही जो प्लान हम अपना रहे हैं और बाकी भी अपना रहे हैं तो ये वीक में हम लाजमी तौर पे यहाँ पे क्लासेस नहीं है, यहाँ पे ना एग्जाम है ना क्लासेस है, क्योंकि एग्जाम यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो कम से कम इन 2 दिन में भी हम इजिली 26, 27 को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट्स आपके, अगर प्रोजेक्ट्स आपके जो हैं जेंटलमैन, वो अगर हम ये यहाँ पे लैब एग्जाम्स आपके रख देते तो आई डोंट थिंक आप इन दिनों में जो ही आप प्रॉब्ली आपके खत्म होगा 16 को, यू विल गो होम। आपके एग्जाम यहाँ पे, सॉरी, तो आपने 23 को यहाँ नहीं रुकना, आपने घरों को जाना है जी। तो अगर पॉसिबल है तो इन 2 दिन में 26, 27 को हम जी वीकेंड ऑफ 24, 25। ठीक है, मुझे क्या तकलीफ है। 24, 25 तो क्या आप लोग होंगे 24, 25 को यहाँ? तो इसका मतलब कि डू यू वांट हेयर ऑनलाइन, यू वांट हेयर ऑनलाइन?
कहने का अगर हम ये ले लेते हैं ना, तो इन अदर वर्ड हम एक एक वीक को कंपनसेट कर रहे हैं। इन दोनों में से दोनों ही ऑनलाइन है, आपकी मर्जी है कि ये ऑनलाइन को उठाते हो या ये ऑनलाइन उठाते हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको, अगर आप ये दो लेते हो और ये दो लेते हो तो 2 वीक्स, जो 4 में से 2 वीक हैं तो बच जाएंगे। 24 25 ठीक है, ठीक है जी। तो हम इसको रब कर देते हैं, ये हमने रब कर दिया। तो हम 10 11 को भी, जो कि कल और परसों है, ये भी ऑनलाइन हम लेंगे। 24 25 को भी ऑनलाइन लेंगे। तो यूं हम इसके बाद हम इतना टाइम जाया नहीं करेंगे, हम इसके बाद इतना टाइम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जी, तो हम इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया, ये वीक बच जाएगा। इस वीक में आपके लैब एग्जाम्स हैं, तो चलें, एक वीक हमारा ये जाया होगा और एक वीक हमारा ये जाया होगा, तो कुछ हद तक कंपनसेशन हो जाएगी। इज इट फाइन? तो डिसाइड ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस वीक में, इस डेट्स में, और टाइम यही रख लें जो अभी है, विच इज 3:30 ऑनवर्ड, 3:30 ऑनवर्ड, ठीक है। तो इंशाल्लाह विल मीटिंग टुमारो एंड ऑन दिस डे। और हाँ है, इस ग्रुप पे दोनों हैं, 24 25 इज गुड, ठीक है जी, 24 25 इज गुड। तो थैंक यू जी। Okay. Run the slide, lighting up.